हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। इन 2 महीनों में आरव ने हर तरीके से नैना को दर्द ही दिया था। कभी खाने में मिर्च मिला देना, तो कभी काफ़ी देर तक ठंडे पानी के नीचे खड़ा रखना, हर रोज़ जलती सिगरेट उसके कंधे पर रखना और हर रात उसकी इज्जत को ताड़ ताड़ करना। इतना जुल्म तो शायद ही कोई करता होगा जितना आरव ने नैना पर किया। नैना की हालत अब ऐसी हो गई थी कि रोना तो उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। कितना रोती वो, रो रो कर उसके आंसू भी सूख गए थे। अब आरव जो भी उसके साथ करता वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेती। चीखना चिल्लाना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था उसने, और इस बात पर आरव उसको और टॉर्चर करता और आरव कहता, चीखो चिल्लाओ, मुझे तुम्हारी चीखें सुनाई देनी चाहिए। पर नैना ने तो जैसे अपने होठ ही सील लिए थे, उफ तक नहीं करती थी। और यही बात आरव को और भी गुस्सा दिला देती थी और उसे और भी टॉर्चर करने पर मजबूर कर देती थी नैना की चुप्पी। फिर एक रात आरव बहुत ज़्यादा शराब पीकर आया था और सीधे अपने कमरे में गया था। आज उसके सर पर खून सवार था। नैना हमेशा की तरह ज़मीन पर बैठी थी। आरव जोर से गेट खोलता है और अंदर आ जाता है। नैना उसकी तरफ देखकर कोई हरकत नहीं करती और यही बात आरव को और भी गुस्सा दिला देती है। वो बिना कुछ बोले नैना के पास जाता है और उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बिस्तर पर लाकर पटक देता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। नैना एकदम से खड़े होते हुए कहती है, आज नहीं प्लीज़, आज मेरी तबीयत खराब है। ये कहकर वो अपना सर झुका लेती है। आज कितने दिनों बाद आरव ने उसकी आवाज़ सुनी थी। आरव कहता है, ओह तो तुम्हारे मुंह में आवाज़ है, मुझे तो लगा कि गूंगी हो गई होगी। फिर उसको गर्दन से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब करते हुए कहता है, तबीयत खराब हो या मौत आ रही हो तुम्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो दोबारा उसे बिस्तर पर ढकेल देता है। नैना बेजान सी लेटी रहती है। तभी चटाक एक थप्पड़ नैना के गालों पर लगता है। फिर आरव कहता है, अगर मुझे तुम्हारी चीखें नहीं सुनाई दी तो तुम बहुत पछताओगी। ये कहकर वो फिर टूट पड़ता है उसकी इज्जत को ताड़ ताड़ करने के लिए। लेकिन नैना नहीं चिल्लाती, बस उसके आंसू निकल रहे थे। लेकिन आज आरव ने उसे बिस्तर से नीचे नहीं गिराया। शायद उसने ज़रूरत से ज़्यादा पी रखी थी। वो वैसे ही नैना को बाहों में भरकर सो गया। उसने नैना को कसकर पकड़ रखा था, इसलिए नैना उससे दूर नहीं हो पा रही थी। मन मारकर वो वहीं लेटी रहती है और एक टक ऊपर छत को देखते देखते उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह बालकनी से आती सूरज की रोशनी नैना के चेहरे पे पड़ती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो अपनी आंखें खोलती है और खुद को आरव की बाहों में पाकर वो आरव की तरफ देखती है। उसे अपनी कही बात याद आ जाती है जो उसने आरव से कहा था, आपकी ये बाहों का घेरा मेरे लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह है। आपके होते हुए कोई मुझे। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो जाती है और वो बेहद नफरत से अपना चेहरा फेर लेती है। शायद वो देखना नहीं चाहती थी आरव का चेहरा। आरव अब भी गहरी नींद में था। नैना धीरे से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाकर उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। उसको कोई होश नहीं था। वो दरवाज़ा बंद करती है पर वो हल्का सा खुला रह जाता है, जिसका पता नैना को नहीं चलता। वॉशरूम में लगे आईने में वो खुद को देखती है। पीला पड़ा हुआ चेहरा, होठों के किनारों पर सूखा हुआ खून, गले पर काटने नोचने के निशान। वैसे काटने के निशान तो उसके पूरे बदन पर थे, जिन पर से खून बह रहा था। धीरे धीरे वो शावर चालू करती है और उसके आंसू निकल पड़ते हैं और वो चिल्ला पड़ती है। धीरे धीरे वो खुद के नाखूनों से खुद को साफ करने लगती है, जैसे कितनी गंदगी लगी हो उसके शरीर पर। साथ साथ उसको रोना और चिल्लाना चालू ही रहता है। उसकी चीखें आरव के कानों में भी पहुंचती है, जिससे वो उठता है और वॉशरूम के खुले हुए दरवाजे में से उसे देखता है। ये वही नैना थी जिसको ज़रा सी भी खरोच भी लग जाए तो जान निकल जाती थी आरव की, और आज उसी ने उसकी ये हालत कर दी। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला जाता है। नैना की चीखें अभी भी उसके कानों में घूम रही थी। मन ही मन वो कोई फैसला लेकर नीचे आता है और विवान के पास जाकर कहता है, मैंने फैसला ले लिया है। विवान उसकी तरफ देखता है और कहता है, कैसा फैसला? आरव कहता है,
बस बहुत हो गया। कल उस रॉय की रैली है और मैं उसे और उसकी बेटी को आज ही मारना चाहता हूँ, पर दोनों को एक साथ, जैसे उसने मेरे परिवार को साथ में मारा था। विवान कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके घर में दाखिल कैसे होंगे? आरव कहता है उसकी बेटी लेकर जाएगी, हम क्यों टेंशन ले। पर मेरी बात सुन। इसके बाद वो विवान को अपना सारा प्लान बताता है। आरव कहता है तैयार हूँ, आखिर इस दिन का कितना इंतजार किया है हमने। तू उसे तैयार कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। आरव वापस अपने कमरे में जाता है। नैना भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी, उसके बालों से पानी टपक रहा था। आरव उसके पास जाकर कहता है मुबारक हो इस नरक वाली जिंदगी से, आज तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तैयार होकर नीचे आओ और आखिरी बार अपने बाप से मिल लो, उसके बाद दोनों को वहीं मारूंगा। नैना उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। आरव उसे घूरता हुआ नीचे चला जाता है। नैना तैयार होने लगती है। आरव नीचे जाता है जहां विवान उसका इंतजार कर रहा था। आरव को देखते ही वो कहता है मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, बस यहाँ से निकलने की देरी है। अगले ही पल उसकी नजरें ऊपर जाती है। पिंक कलर की साड़ी, मांग में भरा हुआ गहरा सिंदूर, आंखों में काजल, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र, ऊपर से उसकी खुली हुई पीठ और साड़ी में से दिखती उसकी कमर। आरव नजरों से उसका पीछा करता है और नैना को देखकर वो भी हैरान रह जाता है। आज से पहले कभी नैना ने साड़ी नहीं पहनी थी। वो हमेशा सूट पहनती थी ताकि उसके बदन पर लगे निशान कोई ना देख सके, लेकिन आज जब उसे घर से बाहर जाना था तो ऐसे कपड़े जिसमें उसका अंग अंग दिख रहा था और बदन पर लगे चोटों के निशान भी साफ चमक रहे थे। इसके बावजूद उसके चेहरे पर एक तेज था, डर नहीं था आज। और वो मरने वाली है इस बात का तो बिल्कुल नहीं। शायद उसने भी फैसला कर लिया था आज सारी सच्चाई सामने लाने का। एक एक कदम चलती वो आरव के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। विवान भी उसके बदन पर लगे जख्मों को देख पा रहा था। आरव अपना चेहरा फेरते हुए कहता है चल विवान। वो तीनों गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। विवान ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, आरव उसके साथ और नैना पीछे वाली सीट पर। नैना शीशे में से बाहर देख रही थी, जबकि आरव और विवान दोनों की नज़र उसी पर थी। मौत का जो डर वो नैना के चेहरे पर देखना चाहते थे वो उन दोनों को नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन हलचल तीनों के ही दिल में शुरू हो गई थी। विवान की नज़रें रह रहकर नैना पर ही जा रही थी। नैना की तरफ से ध्यान हटाने के लिए वो गाना प्ले करता है। गाना प्ले होते ही आरव और नैना दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अगले ही पल दोनों ही अपना चेहरा फेर लेते हैं। आरव और नैना दोनों की ही आंखों के सामने साथ में बिताए हुए पल घूमने लगते हैं। उन्हें वो सब याद आने लगता है जो भी वक्त दोनों ने साथ में बिताया था, जिसमें बस प्यार ही प्यार था। आरव और नैना फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इस बार दोनों की आंखें ही नम थी। आरव अपनी आंखों में आई नमी को छिपाने के लिए आंखों पे गोगल्स लगा लेता है और नैना वापस अपना चेहरा घुमा लेती है, लेकिन आंसू लुढ़क कर गालों पर आ ही जाते हैं उसके। दोनों के दिल पर क्या बीत रही थी ये तो वही जानते थे। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और पीछे छूट रहे थे आरव और नैना के सपने जो कभी दोनों ने साथ में देखे थे। आरव गाना बंद कर देता है और वापस चेहरा घुमा लेता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देखते। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी रॉय के बंगले के सामने आकर रुकती है। नैना अपने ही ख्यालों में गुम थी। आरव कहता है जाओ आखिरी बार अपने घटिया बाप से मिल लो, उसके बाद पहले तुम्हें मारूंगा फिर तुम्हारे बाप को। निकलो, इसके आगे तुम्हें अकेले ही जाना है। नैना खुद को मजबूत करती है और गाड़ी में से उतर जाती है और आगे बढ़ने लगती है। आरव और विवान की नज़र बराबर उस पर बनी हुई थी ताकि वो कोई चालाकी ना करे। आरव कहता है हम कब अंदर जाएंगे? विवान कहता है बस इसके अंदर जाते ही ये लो अपना हुलिया और जल्दी से अपना हुलिया चेंज कर लो। विवान कहता है नैना को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम उसके पीछे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि और कितना गिरी हुई है ये लड़की। वो अपना हुलिया बदलने लगते हैं, लेकिन नज़रें नैना पर ही बनी हुई थी। नैना चलते हुए मेन गेट के पास पहुंच जाती है। बाहर खड़े गार्ड्स उसको हैरानी से देख रहे थे। नैना उनसे कुछ बात करती है जो कि आरव और विवान सुन नहीं पाते।
वो गार्ड्स दरवाज़ा खोल देते हैं और नैना अंदर चली जाती है। उसके पीछे ही अपना हुलिया बदलकर आरव और विवान गार्ड से ये कहकर कि वो इलेक्शन कमेटी से आए हैं, उन्हें रॉय से मिलना है। गार्ड्स उन्हें भी अंदर जाने देते हैं। आरव और विवान जल्दी से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि नैना अभी अंदर नहीं गई है। वो गैलरी में रखे छोटे छोटे पौधों को देख रही है। किसी के कदमों के आने की आहट आती है। आरव और विवान एक जगह छिप जाते हैं जहाँ से उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था और सुनाई भी दे रहा था। आरव ध्यान देता है कि नैना बार बार ऊपर के कमरे की तरफ देख रही है। विवान आरव से कहता है, ये कैसे बाप बेटी है, इन्हें एक दूसरे से मिलने की कोई जल्दी ही नहीं है। हद है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि हम इसके पीछे हैं। आरव कहता है, नहीं, इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। नैना अब भी वहीं खड़ी थी, तभी पीछे से आकर उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। नैना खुद को मजबूत करते हुए पीछे मुड़कर देखती है। एक लड़का जिसने शर्ट नहीं पहनी थी और उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितना घटिया और नीच इंसान है। उसकी आंखों में नैना के लिए हवस साफ दिखाई दे रही थी, जो कि आरव भी देख पा रहा था, पर वो अपना चेहरा फेर लेता है ये सोचकर कि होगा कोई इसका, पर फिर दिल नहीं मानता। वो वापस दोनों को देखने लगता है। नैना अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, पर वो लड़का उसका हाथ नहीं छोड़ता, उल्टा उसकी बाजू पर अपने हाथ फेरने लगता है। आरव को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। नैना गुस्से से उस लड़के का हाथ झटक देती है और खींचकर एक चाटा मारती है उसके गालों पर। आरव और विवान दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो लड़का अपने गाल पर हाथ रखकर नैना की तरफ देखता है, फिर अगले ही पल नैना को महसूस करते हुए कहता है, चलो बहाने से छुआ तो सही तुमने। नैना गुस्से से अपना चेहरा फेर लेती है। विवान कहता है, चल क्या रहा है इनका, और ये रॉय का बच्चा मर गया है क्या, और ये रॉय का बच्चा कहाँ मर गया। तभी सामने लगा हुआ बड़ा सा गेट खुलता है। सफ़ेद कलर की धोती कुर्ता और होठों में दबी रखी सिगरेट, 55-60 की उसकी उम्र होगी, बालों में झांकती सफ़ेदी, चेहरे पर तेज, और उसके पीछे उसके आदमियों की भीड़। एक एक कदम चलता हुआ रॉय नैना की तरफ ही आ रहा था। रॉय को देखते ही वो लड़का नैना से पीछे होकर खड़ा हो जाता है। रॉय को देखते ही आरव और विवान दोनों का ही खून खौलने लगता है। विवान कहता है, अब देखना बाप को देखकर कैसे लिपटती है ये लड़की। तभी आरव कहता है, बस वही पल दोनों का आखिरी पल होगा। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या नैना और रॉय की मौत एक साथ होने वाली है, या फिर नैना की सच्चाई विवान और आरव के सामने आने वाली है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।